हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 23 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल आनुवंशिकता से, सेकंड है आनुवंशिकता और वातावरण से, थर्ड है केवल वातावरण से, और फोर्थ है न तो आनुवंशिकता से और न ही वातावरण से। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि केवल दंड देकर, पनिशमेंट के द्वारा हम बच्चे के विचार को, बच्चे के क्रियाकलाप गतिविधियों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो उनका सोचना केवल वातावरण को लेकर होता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। ऑप्शन फर्स्ट है शीर्षगामी सिद्धांत, सेकंड है अधोगामी सिद्धांत, थर्ड है विकास क्रम की एकरूपता, और फोर्थ है एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। उसे हम लोग अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, यानी जिसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बाल्यावस्था तक, सेकंड है किशोरावस्था तक, थर्ड है वयस्कावस्था तक, और फोर्थ है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो देखिए, जो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है वो पूरे जीवन चलता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय, सेकंड है धर्म, थर्ड है परिवार, और फोर्थ है समुदाय। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। परिवार जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण का संस्था है या कारक है। अगला प्रश्न है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, सेकंड है भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, थर्ड है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, और फोर्थ है भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जीन पियाजे ने कहा था कि पहले चिंतन होता है, उसके बाद भाषा आता है, यानी चिंतन के बाद भाषा का निर्धारण होता है। वहीं लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आता है, उसके बाद चिंतन आता है। इसलिए इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जाता है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रीयता, सेकंड है क्रमबद्धता, थर्ड है संरक्षणता, और फोर्थ है परिपक्वता। तो देखिए, जहां अनु की सोच का आधार जो है, बेस क्या है, वो है हमारा केंद्रीयता। वो किसी भी चीज का एक ही पक्ष देख पा रही है। यह नहीं दिख रहा है कि यह गिलास चौड़ा भी है, इसमें दोनों में समान हो सकता है। उसे यह नहीं लग रहा है, उसे लग रहा है कि जो लंबा गिलास है उसमें ज्यादा पानी आता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी गामक चरण, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक चरण, और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तभी वह किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को उल्टा क्रम में कर पाता है, यानी प्रतिवर्तीयता का गुण उसमें तभी आता है। अगला प्रश्न है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, सेकंड है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, थर्ड है जिरोम ब्रूनर का रचनावाद, और फोर्थ है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर बात की जा रही है सहपाठियों की सहायता और साथ ही मार्गदर्शन का, यानी स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट है परिपक्वता और संस्कृति, सेकंड है भाषा और भौतिक जगत, थर्ड है भाषा और संस्कृति, और फोर्थ है भाषा और परिपक्वता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। उन्होंने जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था वह भाषा पर, साथ ही समाज और संस्कृति पर आधारित था। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जेंडर एक
डैश अवधारणा है। ऑप्शन फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक, सेकंड है जैविक, थर्ड है सामाजिक और फोर्थ है शारीरिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। जेंडर जो है वो एक सामाजिक अवधारणा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला है नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट है अंतःव्यक्तिक, सेकंड है प्रकृतिवादी, थर्ड है भाषाई और फोर्थ है अंतर्व्यक्तिक। तो इसमें बात की जा रही है जानवरों, पौधों, धातुओं यानी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसमें सही आंसर होगा। उसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि है। अगला प्रश्न है कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। सेकंड है प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। थर्ड है सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए और फोर्थ है विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अधिक अलग अलग विविध प्रकार के अवसर प्रदान करने चाहिए, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, सेकेंड है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, थर्ड है सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण और फोर्थ है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट अच्छा लड़का अच्छी लड़की का उन्मुखीकरण स्टेप में, वो उस चरण में है वो, तभी उसे लगता है कि चोरी करना गलत है और वो भी इसलिए क्योंकि उसके चोरी करने के व्यवहार से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे यानी समूह से पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे। यहाँ पर पनिशमेंट की बात नहीं की जा रही है, अगर पनिशमेंट की बात की जा रही होती तो फिर हमारा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होता, लेकिन उसे निष्कासन का डर है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है रूब्रिक, सेकंड है फाइल, थर्ड है आंकड़ों का प्रपत्र और फोर्थ है पोर्टफोलियो। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, पोर्टफोलियो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट है सक्रिय अन्वेषक, सेकंड है सक्रिय अनुयायी, थर्ड है निष्क्रिय अनुयायी और फोर्थ है निष्क्रिय अन्वेषक। अब कोई निष्क्रिय होकर अन्वेषक यानी खोजकर्ता तो बन नहीं सकता है, साथ ही केवल अनुयायी नहीं बनना है कि जैसे कहा जा रहा है केवल वैसे ही कह बच्चे का खुद का भी विचार होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आत्म केंद्रीकरण, सेकंड है बाह्य अभिप्रेरणा, थर्ड है सृजनात्मकता और फोर्थ है कार्यात्मक अटलता। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, यह सभी तीनों ही सृजनात्मकता के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? ऑप्शन फर्स्ट है मानकीकृत पाठ्यक्रम, सेकंड है आधारभूत अभिगम्यता, थर्ड है अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण और फोर्थ है विशेष स्कूलों में स्थापन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, आधारभूत जो ढांचा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसमें उन बच्चों के समावेशन के लिए जो भी चीजें जरूरी है, जैसे किसी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है तो फिर बिल्डिंग उस टाइप का होना चाहिए ताकि वो व्हील चेयर से भी उसमें जा सके। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम विकारों का बहुक्रम, सेकंड है हल्की मानसिक मंदता, थर्ड है मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम और फोर्थ है बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं। तो इसमें कहीं भी मोटर डिसेबिलिटी की तो बात है नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट अधिगम विकार है। यह एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी है, पठन वैकल्य जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है समता, सेकंड है पृथकीकरण और नामीकरण, थर्ड है विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, फोर्थ है व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, पृथकीकरण या फिर लेबलिंग करना इसका समावेशी अध्यापन का कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन ए, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुनें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। कुम्हार समुदाय किसे कहते हैं? जो ज्यादातर मिट्टी से संबंधित कार्य करते हैं, बर्तन घड़े वगैरह बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जिस समाज में हैं, आप जिस स्थिति में हैं, वो चीजें भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जैसे आप देखेंगे शहरों में बहुत छोटे छोटे बच्चों को कुछ सामान वगैरह, खिलौने वगैरह बेचते हुए, जिस उम्र में दूसरी जगह पे बच्चे जिद करते हैं, वे बच्चे सामान बेच रहे हैं, तो उन्हें किसने सिखाया? वहां पर उम्र मायने नहीं रखती, वहां पर उनकी स्थिति है, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है, उसने उन बच्चों को कम उम्र में भी इतना समझदार बना दिया है या फिर इस तरीके का बना दिया है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, सेकंड है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, और फोर्थ है प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। देखिए यह प्रश्न बेंडूरा से लिया गया है, तो और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। सबसे फर्स्ट जो चरण होता है उसमें प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अटेंशन इसमें सबसे फर्स्ट में होता है। देखिए बंडूरा से वैसे बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी इक्का दुक्का प्रश्न आए तो ज्यादातर इसका जो फर्स्ट जो स्टेप हो गया वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे याद रखें। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, सेकंड है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, थर्ड है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है, और फोर्थ है वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो त्रुटियों यानी गलतियों को समझने का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है कि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, उन चीजों को पहचान सकती है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु अभिमुखी, सेकंड है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, थर्ड है प्रयोगात्मक, और फोर्थ है व्यवहारात्मक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। ये जो शिक्षण प्रक्रिया है, अधिगम जो है वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, यानी प्रयोगात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट है समस्या समाधान, सेकंड है भाव नियमन, थर्ड है परिहार्यता, और फोर्थ है खंडन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, भाव नियमन, यानी वो अपने इमोशन को मैनेजमेंट कर रही है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक ऑप्शन फर्स्ट है प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, सेकंड है स्वप्रेरित अधिगम करता है, थर्ड है प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, और फोर्थ है बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो रोहिणी को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जाके पढ़ो या तुम्हें पढ़ना चाहिए, वो खुद से ही प्रेरित होकर जा रही है, स्वतः प्रेरित है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम अक्षमता, सेकंड है किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, थर्ड है निराधार दावे, और फोर्थ है स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, किसी भी संप्रत्यय को, किसी भी अवधारणा को वो कैसे समझता है, उसका विचार क्या है, इस चीज को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? ऑप्शन फर्स्ट है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, सेकंड है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, थर्ड है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना और फोर्थ है कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारा सही है। हम अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि ऑप्शन फर्स्ट है अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। सेकेंड है प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। थर्ड है प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। और फोर्थ है प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह जो युक्ति है वो प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल बार बार रटने को, बार बार अभ्यास करने से अर्थपूर्ण अधिगम की तकनीक नहीं है, बल्कि उसे रोचक तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से एक बार में ही समझाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कलन विधि, सेकंड है अन्वेषण, थर्ड है बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, फोर्थ है प्रकार्यात्मक आबद्धता। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को करते समय फिक्स्ड तरीके से करना, बस एक ही तरीके से बार बार करते जाना, और किसी भी चीज को बिना बोध के यानी बिना समझे केवल हम लोग प्रयत्न करते रहे, तो यह भी गलत है और यह भी गलत है। इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, अन्वेषण करना, खोज करना और कलन विधि यानी एल्गोरिथम इसका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? ऑप्शन फर्स्ट है रटना, सेकंड है विचार आवेश, थर्ड है स्कीमा सक्रियता और फोर्थ है संकल्पना मानचित्रण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। रटने में कौन सा पूर्व ज्ञान का उपयोग हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।